बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम हुमच की तैयारी और सब्जेक्ट का कर रहे होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सब कक्षा 10 त्रैमासिक परीक्षा दिए हैं तो आइए आप लोग संस्कृत का जो आंसर की है ना वो लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो आइए आप लोग फटाफट मिला लीजिए और जो भी बच्चे हिंदी का नहीं मिलाए हैं जाइए इसी चैनल पर वीडियो पड़ा है, आंसर की पड़ा है, आप लोग मिलाइए और देखिए कि हम लोग कितना सही किए हैं। तो आइए संस्कृत का भी आज हम लोग मिलाते हैं और देखते हैं कि कितना आप लोगों का सही हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि आपके एग्ज़ाम में 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम में 70 ऑब्जेक्टिव रहता है और बनाना कितना है सर, बनाना है 40 ठो। तो आइए आप लोग देखिए कि हम लोग 40 में से कितना प्रश्न को सही किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं। चलिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ठीक, मंगलम पाठ के मंत्र संकलित है, जल्दी बताओगे। मंगलम पाठ के मंत्र संकलित है तो उपनिषद से। कहाँ से है? उपनिषद से। देखिए आप लोग का भी सही है। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पेपर जो है ना ऑफलाइन क्लास बच्चे का है। ठीक, आइए देखिए कि ये जो टिक लगाए हैं ये भी कितना सही किए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी मिलाइए। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि सत्यमे जयते ना त्रितम किस उपनिषद का मूल मंत्र है, जल्दी बताओगे। ठीक, आप लोग कौन सा ऑप्शन चुने हैं? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि मुंडकोप उपनिषद। चलिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने बाबू, देखिएगा, मिलाइएगा। नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ठीक, एकदम आसान प्रश्न पूछा गया है। आप लोग बताओगे नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो सबका कहना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। आइए चौथा प्रश्न है आपके सामने। चौथा प्रश्न है कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या विद्यमान है, जल्दी बताओगे। जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या विद्यमान है? तो आपको याद रखना आत्मा। क्या है? आत्मा। देखिए आपका भी सही है, आपका भी सही है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? कितना प्यारा सा प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। देखिए आपका भी सही है, देखोगे आराम से। ठीक, देखिए आप लोग देखते चलिए। आइए, सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया है? सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया है? तो पटना नगर को कहा गया है। चलिए मिलाइए आप लोग। चलिए 7 नंबर प्रश्न लीजिए। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। ठीक, मिलाते चलिएगा हो। ठीक, चलिए हम पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो बुद्ध ने कहा था। देखिए आप लोग भी देखिए। आगे है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने है ना। ठीक, सामने है ना, मिलाइए। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। कौन है? तो पटन देवी। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक, चलिए मिलाते चलिए आप लोग। 11 नंबर प्रश्न है, 1 मिनट रुक जाइए। 11 नंबर प्रश्न है कि अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? जल्दी बताओगे। तो आपको याद रखना पुरुष परीक्षा से। मिलाते चलिए आप लोग, धाएं। चलिए बहुत छोटा वीडियो है। ठीक, बहुत कम समय का वीडियो है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंतिम तक रह करके मिला लीजिए। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का मंत्री था। अच्छा, मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो सबको पता है विद्यापति है। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति है। मिलाते चलिए। आगे है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि श्याम वर्णा कौन थी? श्याम वर्णा कौन थी? आप लोग बताओगे श्याम वर्णा कौन थी? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा विजयांका। कौन थी? विजयांका। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि अपिहितम में उपसर्ग क्या है? अपिहितम में उपसर्ग क्या है? तो आपको याद है ना, अपी है। ठीक, अपी है। ठीक, तो आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाएंगे, आप लोग निश्चित रहिए। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपका कि पटेंती में कौन सी संधि है?
पटेंती में कौन सी संधि है? तो पटेंती में जो है ना स्वर संधि है। कौन सी संधि है बाबू? तो पटेंती में स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर बी है आपका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कंठो उपनिषद में किन किन वर्णों की संधि हुई है? कंठो उपनिषद में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो आपको याद रखना अ प्लस हर्षऊ की। ठीक, चलिए मिलाते चलिए आप लोग। आगे है हर्षऊ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो वह बनेगा। कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो वह बनेगा। ठीक, एक मिनट रुक जाओगे। हर्षऊ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? नहीं, बी नहीं होगा इसका ऑप्शन। ठीक, इसका ऑप्शन डी नंबर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चलिए अगला है संस्कृत में कारक के कितने भेद है? संस्कृत में कारक के कितने भेद है? तो आपको याद रखना है 8 भेद है। कितने भेद है? 8 भेद है। ठीक, चलिए आगे है किस समास का प्रथम पद अवयव होता है? किस समास का प्रथम पद अवयव होता है? तो आप सबको पता है कि अवयवी भाव का। मिलाते चलिए आप लोग, देखिए कितना सही हुआ है अभी तक में। चलिए आगे है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, चलिए आगे है युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? जल्दी बताओगे युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? जल्दी में, तो आपको याद रखना ती है स्त्री प्रत्यय। ठीक, चलिए आगे है किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो सबको पता है। ठीक है, ज्ञानम में। किस में? ज्ञानम में। चलिए आगे है कुमारी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? कुमारी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो आपका कहना है गिप प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे है किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पठनियम। ठीक, चलिए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताओगे आप लोग यादवह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? जल्दी बताओगे यादवह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है बाबू? अन प्रत्यय। हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में, आप लोग निश्चित रहिए। ठीक, टेंशन फ्री करके रहिए। ठीक, त्रैमासिक एग्जाम जैसे ही खत्म होता है बस संस्कृत व्याकरण भी उठा देंगे। ठीक, आप लोग टेंशन न ले। चलिए आगे है 28 नंबर प्रश्न आपका है गोसु किस शब्द का रूप है? जल्दी बताओगे गोसु किस शब्द का रूप है? तो ये है गौ का रूप है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक, चलिए दास्यति किस लकार का रूप है? दास्यति किस लकार का रूप है? तो ये लीट लकार का रूप है। ठीक, चलिए आगे है सोच तू किस धातु का रूप है? सोच तू किस धातु का रूप है? तो आपको याद रखना है कि सूच धातु का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक, चलिए पटना का इतिहास कितना पुराना है? कितना प्यारा सा प्रश्न है बाबू। देखो पटना का इतिहास कितना पुराना है? सबको पता है 2500 वर्ष पुराना है। ठीक, चलिए आगे है अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपको याद रखना है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। गंगा नदी के किनारे उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो बताओगे कि अलसशाला पाठ में अहो कथमयम कोहलालह किसकी उक्ति है? तो यह है पहली आलसी, यानी कि पहला आलसी का ये किसकी युक्ति है? तो ये पहला आलसी बोला था। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। आइए आगे चलते हैं। आगे छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है, सबको पता है। चलिए किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है। जिसका भी ऑप्शन बी चुने हैं सबका सही है। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। चलिए आगे है सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? तो आपको सबको पता है दंडी को। दंडी ने किसे कहा है? दंडी ने। सॉरी एक मिनट, किसने कहा है? सॉरी बच्चों, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए है। आइए अलस कथा कैसी कथा है? अलस कथा कैसी कथा है? तो आपको याद रखना है व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए किस पद में प्र उपसर्ग है? किस पद में प्र उपसर्ग है? तो आपको बताना है प्रणमति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, प्रणमति। ठीक, चलिए आगे हैं स्त्री प्रत्यय कितने हैं? स्त्री प्रत्यय कितनी है? 39 नंबर क्वेश्चन है। तो सबको पता है 8 है। स्त्री प्रत्यय कितने हैं? 8 है। हम लोग 8 स्त्री प्रत्यय को पढ़ेंगे, आप लोग निश्चित रहिएगा। ठीक, चलिए आगे है कि घी शब्द, एक मिनट रुक जाइए। धी शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में होगा। ठीक, ये विभक्ति है बाबू, हम लोग संस्कृत में विभक्ति पढ़ेंगे। धी शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में होगा। तो धी शब्द का रूप जो एक वचन में क्या होगा? षष्ठी एक वचन में। षष्ठी है लेकिन एक वचन है।
ठीक, जल्दी बताओगे। ठीक, तो 40 नंबर प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ना ना नृतम किस संधि का उदाहरण है? ना नृतम किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण है बाबू, स्वर संधि का उदाहरण है। आइए, विष्णु प्लस अन्न से कौन सा पद बनेगा? जल्दी बताओगे। ये बनेगा वैष्णव। क्या बनेगा? वैष्णव। चलिए, आगे है 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है। भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो आप सबको पता है कि भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि तव्यत प्रत्यय है। ठीक, तव्यत प्रत्यय है। चलिए, 44 नंबर प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए, अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन है? अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन है? तो यहाँ है महापुरुष, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए, आगे है उपनिषद किसका अंतिम भाग है? बताओगे उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो आपको याद रखना है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है सही। ठीक, चलिए, हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए, आगे है देवलोक का मार्ग किससे प्रस्त होता है? तो सत्य से प्रस्त है। देवलोक का मार्ग किससे प्रस्त है? तो आपको याद रखना है सत्य से प्रस्त है। ठीक, चलिए, आगे है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आइए बाबू, देखिए आगे कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। आइए, 51 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कुटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है? निम्न काव्य के कवि कौन है? बताओगे आप लोग। तो आपको याद है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त है। चलिए, आगे चलते हैं 52 नंबर प्रश्न में। मिलाइए आप लोग। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। चलिए, आगे है बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो माता होता है। अच्छा, स्त्री का रक्षक कौन होता है? तो पति होता है। ठीक, चलिए, आगे है कि शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि गार्गी वाचकन्वी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है। आइए, वाचाला कति वचनानी कुतुम अस्कुनुत किसकी उक्ति है? जल्दी बताओगे। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि चतुर्थ आलसी की, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए, आगे है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं? 56 नंबर प्रश्न। तो आपको याद रखना है आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। चलिए, 57 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं? जल्दी जल्दी क्या चुने हैं आप लोग? मिलाओगे तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 40, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए, आगे है अलसशाला में आग लग जाने पर आलसी क्या कर रहे थे? तो बातचीत कर रहे थे आपस में। ठीक, चलिए, आगे है पाचकः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाचकः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जल्दी बताओगे। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि पाचिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाचिका। चलिए, आगे है अभिमानः में कौन सा उपसर्ग है? अभिमानः में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए बाबू, आगे है 61 नंबर प्रश्न। संहारः में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सम उपसर्ग है। ठीक, चलिए, आगे है साधक प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? और पद ही को हम लोग शब्द बोलते हैं। ठीक, साधक प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? जल्दी बताओगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साधिका। क्या बनेगा? साधिका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आइए, मिलाइए कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है? गमनम में कौन सा प्रत्यय है? ठीक, तो आपको याद रखना है ल्यूट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आइए, आगे है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ठीक, तो आपको याद रखना है प्रथमा विभक्ति होती है। हम लोग कर्ता यानी कि हम लोग विभक्ति भी पढ़ने वाले हैं और विभक्ति को ही हम लोग कारक बोलते हैं। ठीक, चलिए,
आइए, सदा सत्यम वद वाक्य में रेखांकित पद क्या है, जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवयव। ठीक, चलिए आगे है कि इति उक्तवा सह गृहम कतः वाक्य में अवयव पद कौन है। ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर याद रखना इति है। कौन है, इति है। चलिए आगे है, य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, बताओगे बाबू तो आपको याद रखना तालु से, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन सा अवयव नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा अवयव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रमा, रमा। चलिए आगे है, अर्च धातु के लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन है। ठीक, 69 नंबर प्रश्न है, तो आपको याद रखना है अर्चत। ठीक, अर्चत। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आइए 70 नंबर प्रश्न है, समास में किसका मेल होता है, तो आपको याद रखना वर्णों का मेल होता है। एक मिनट नहीं, आपको याद रखना विभक्ति रहित पदों का मेल होता है। ठीक, समास में किसका मेल होता है, विभक्ति रहित पदों का मेल होता है। ठीक, तो चलिए 70 क्वेश्चन का जवाब जो आंसर है हमने दे दिए। ठीक, तो आप लोग अब बताओगे, आप लोग तो 40 प्रश्न बनाए होंगे, यस सर, तो अब बताओगे आप लोग कि 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ है। ठीक, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखें कि हिंदी में सबका ठीक ठाक है। ठीक, जो भी बच्चे हिंदी का क्वेश्चन पेपर का आंसर की मिलाए हैं ना, हिंदी का एग्ज़ाम दिए हैं और आंसर की मिलाए हैं, तो देखें कुछ बच्चा का जो है ना आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा नंबर है। ठीक, किसी का 39 है, किसी का 40 है, किसी का 39 है, 40 है, 37 है। ठीक, लेकिन ठीक ठाक है। तो आज आप लोग पुनः बताओगे कि 40 में आप लोग कितना सही किए हैं संस्कृत में। किसमें बताओगे, तो संस्कृत में आप लोग बताओगे बाबू कि 40 में आप लोगों का कितना सही हुआ है। तो आइए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, साइंस की वीडियो में साइंस का आंसर की लेकर के आते हैं। तब तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।